हेलो एवरीवन, वेलकम। कृतिका सुनाई दे रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे हाँ स्टार्ट भैया, करूँ। आपकी आवाज आ ओके रही है। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली अभी इस क्लास में देखेंगे कि जो what are the methods through which data is collected and data is analyzed, and what are kinds of sampling that are used in researches, and various types of sampling, what is actually meaning of sampling, how sampling is drawn, how samples are drawn from a population, and so many things which you must be aware of the थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल। क्योंकि आपको लिंक प्रोवाइड करवाया गया होगा, उसके साथ में आपको टॉपिक्स भी आई होप मिले होंगे। सो बेसिकली वी विल बी सीइंग ऑल दोज थिंग्स, और मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड टर्म्स में आई विल ट्राई टू मेक इट इन वेरी इजी टर्म्स। और अगर आपको इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग को एकदम समझ में आए सारी चीजें। तो मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको रिसर्च जो है वो बहुत आराम से फिर समझ में आएगी। सो बेसिकली इन रिसर्च नथिंग इज न्यू। Basically in social sciences most of the time you are going to research things, means things which that has already been discussed, that has already been talked about. You are going to discuss all those things in social sciences. In sciences many times you find new conclusions and न्यू वेरिएबल्स, न्यू थिंग्स। तो सोशल साइंस का ऐसे ही है कि मतलब बहुत सारी चीजें पहले से होती हैं और आप उसमें रिसर्च करते हो तो कुछ चीजें आप ऐड करते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स पहले से ही आपके पास रहते हैं। ओके, जस्ट ए मिनट, मैं पीपीटी शेयर कर दूं फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, so I hope PPT is visible to everyone. यस भैया। Yes, okay. So basically, friends, if you see, first of all, we'll start with the data. So whenever you are going to do a research, or whenever you are studying research or actual meaning of research, that means you are either finding new things. Most of the time in sciences, you always derive new things, new formula, या कोई भी new experiment आप करते हो तो कुछ आपको नई चीजें मिलती हैं। But in social sciences, most of the times आप जो ऑलरेडी चीजें लगभग हो रही हैं उन्हीं में से कुछ इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हो, आप अपने कैलकुलेशंस, अपने एनालिसिस के आधार पर कुछ चीजें बताते हो। तो बेसिकली रिसर्च करने के लिए डेटा जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, एंड डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। सो डेटा मतलब यही है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस। आप बहुत सारे सोर्सेस जो होते हैं उनसे डेटा जब निकालते हो, या उनसे आप कुछ मेथड्स का यूज करके कुछ इंफॉर्मेशंस लेते हो, तो वही कुल मिला करके होता है आपका डेटा। और डेटा कलेक्शन जो होता है उसमें बहुत ही मतलब आप ये समझो कि सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। सो देयर द डेटा शुड बी कलेक्टेड वेरी सिस्टमेटिकली फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस। बिकॉज अगर आप एक सिस्टमेटिक, एक ऑर्डर्ड तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप जो प्रॉब्लम है या जिस चीज को आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हो, जिस चीज के बारे में रिसर्च आप करने जा रहे हो, आप उसको उसका मतलब एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो आपको नहीं मिलेगा। आप जब अपनी रिसर्च सिनॉप्सिस बनाते होगे, सो दोज हु आर अपियरिंग फॉर पीएचडी, अभी आप जब अपियर करोगे सो यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर ए सिनॉप्सिस। सो इन सिनॉप्सिस यू write things or you present things that you are going to research. So it is generally a जनरल आइडिया, एक माइक्रो लेवल पे आपका आइडिया होता है कि आप क्या चीज फाइंड करने जा रहे हो। और जब आप सिनॉप्सिस सबसे पहले लिखोगे ना, तो आपको आएगा कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। मतलब आप जैसे किसी रीजन को डिस्कस कर रहे हो, सपोज आप डेमोक्रेसी पे आपको सिनॉप्सिस बनानी है, तो डेमोक्रेसी पे आप सिनॉप्सिस बनाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगी डेमोक्रेसीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो लॉज नॉर्म्स या कुछ भी किसी भी चीज में, तो आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करोगे और उस प्रॉब्लम्स के बेसिस पे फिर आप जो है वो डेटा कलेक्ट करके उन चीजों को प्रूव करने की कोशिश करोगे। सो बेसिकली डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेटा कैसा कलेक्शन होना चाहिए? डेटा
should be, or information that you are collecting should be very systematic, and for a good research, accuracy of data is also very necessary. If data is not accurate, that means the research is going to be biased. Suppose जैसे आप कहीं माइग्रेंट लेबर पे रिसर्च कर रहे हो और आपने एक भी किसी से मतलब बात नहीं करी, किसी माइग्रेंट लेबर का आपने इंटरव्यू नहीं लिया, उनके रिस्पॉन्सेस नहीं लिए, तो फिर आपका रिसर्च क्या होगा, वो बायस्ड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। या मान लो सपोज यू आर researching on certain tribal groups, and if you have not observed them, if you have not studied so many literatures that has already been produced, that means the research is going to be biased, या आपकी रिसर्च में कुछ ना कुछ कमियां आ जाएंगी, शॉर्टकमिंग्स आ जाएंगी। सो एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज वेरी नेसेसरी फॉर ए गुड रिसर्च। सो दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टीज की एक डेटा कैसा होना चाहिए। तो गुड रिसर्च जो होनी चाहिए उसका डेटा सिस्टमेटिक होना चाहिए, डेटा में एक्यूरेसी होना चाहिए, एंड द रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल, रिप्रोड्यूसिबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो जब ट्रांसपेरेंट रहेगी, रिप्रोड्यूसिबल रहेगी, रेप्लिकेबल रहेगी, मतलब ये है कि जब आप डेटा के बेसिस पे रिसर्च करोगे तो आप जितनी बार उस डेटा को एनालाइज करते हो, द मैनी टाइम्स यू आर एनालाइजिंग द डेटा, द रिजल्ट शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप एक बार रिसर्च कर रहे हो, उसी डेटा को एनालाइज कर रहे हो, इस बार कोई और रिजल्ट आ रहा है, एंड अगेन रिजल्ट्स आर डिफरेंट, दूसरे सर्कमस्टांस में आप कर रहे हो, मतलब दूसरी बार कर रहे हो तो रिजल्ट डिफरेंट आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा ठीक से कलेक्टेड नहीं है। तो स्टडी चाहे जितनी बार कैरी आउट करी जाए, गुड रिसर्च तभी होगी व्हेन डेटा इज रिप्रोड्यूसिबल, रेप्लिकेबल, और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तभी ये चीजें होंगी। ठीक है, तो जो डेटा सोर्सेस होते हैं, डेटा सोर्सेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस, बट रिसेंटली इन modern researches there has been a third type also, which is called tertiary data. So primary and secondary data are main data sources. अब प्राइमरी का मतलब ये है कि प्राइमरी वो सारी चीजें होती हैं जो किसी ना किसी विशेष आदमी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब यही है कि जब वो विशेष आदमी से जुड़ी होती है, मतलब जैसे पर्सनली जो आदमी रिसर्च कर रहा है, इफ ही हिमसेल्फ इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम many sources, that means that data is basically primary data. आप यहाँ पर स्क्रीन पर you can easily see that these provide raw information and first hand evidence. ठीक है, तो फर्स्ट हैंड एविडेंस का मतलब कि आप खुद से वो डाटा ज्यादातर कलेक्ट कर रहे हो। सो देयर आर मैनी टेक्निक्स थ्रू विच डेटा इज कलेक्टेड। तो मैनी टेक्निक्स मतलब आप जब खुद से करोगे, प्राइमरी सोर्स मतलब आप खुद से कर रहे हो कलेक्ट। जैसे सपोज आप अफगानिस्तान इज seeing crisis these days, facing crisis these days, and if you want to study situation of the people who are staying at Afghanistan, you will have to talk with the people who are actually residing there, जो अभी वहां पर हैं, जो वहां की सिचुएशन को जानते हैं। अब अफगानिस्तान की सिचुएशन को आप किसी कजाकिस्तान या किसी यूरोप के तुर्कमेनिस्तान या जर्मनी में रहने वाले आदमी से पूछोगे तो वो वही सारी चीजें बताएगा जो सारी चीजें हम न्यूज़पेपर और मीडिया हाउसेस से जो है वो मिल रही हैं हमको। सो दैट मीन्स इफ यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू रिसर्च, या उन लोगों से आप मिल रहे हो जहां पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो वो आपका होता है प्राइमरी डेटा सोर्स। तो प्राइमरी डेटा सोर्स जैसे इंटरव्यूज हो गए, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, मतलब इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, स्टैटिस्टिकल डाटा गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं डेटा, स्टैटिस्टिकल डाटा, या बहुत ही स्पेसिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सपोज जैसे यूएन, इंडियन गवर्नमेंट, सपोज हमको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पे रिसर्च करना है या ट्राइबल पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो हमको गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो सेंसस 2011 की सेंसस है, हम उसमें से डेटा अगर निकालते हैं, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। उसके बाद यूएन वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, जब हम इनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं, सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो
प्राइमरी सोर्स इस तरीके से होते हैं। अब फिर उसमें जैसे आप मान लो आर्ट एंड फोक इन पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली किसी आर्टिस्ट की जो है वो कोई स्पेसिफिक मूर्ति है ना, जैसे आपने बमियान के बारे में सुना होगा, बमियान में बुद्धा की बहुत मतलब स्टैच्यूज हैं वहां पर। अब डायरेक्टली आप जो भी हिस्ट्री वगैरह पे रिसर्च कर रहा है, आर्कियोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है, इफ दे आर डायरेक्टली गोइंग टू दैट प्लेस एंड स्टडिंग ऑल दो स्कल्पचर्स, उनकी आर्ट कल्चर जो भी चीजों के बारे में वहां पे जा करके कर रहे हो, तो वो भी प्राइमरी सोर्स बन जाता है। या सपोज जैसे म्यूजिक वगैरह में लोग रिसर्च करते हैं, तो ओरिजिनल ऑडियोज किसी के मिल गए, ओरिजिनल वीडियोज मिल गए, है ना। तो वो सर जैसे आप प्राइम मिनिस्टर्स पे मान लो सपोज रिसर्च कर रहे हो कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स क्या कैसे रहे हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए हैं, उनके टाइम पे क्या प्लानिंग प्रोसीडिंग्स रही हैं, तो उनके डायरेक्ट जो डिबेट्स वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सोर्सेस में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे दीज ऑल दैट आई हैव रिटन हियर दैट आई एम पॉइंटिंग आउट आर प्राइमरी सोर्सेस। सो प्राइमरी मतलब डायरेक्टली आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो या उस आदमी से डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, तो प्राइमरी सोर्स जो होते हैं ये ज्यादा रिलायबल होते हैं और हमेशा प्रीफर किया जाता है रिसर्च में कि दैट यू शुड यूज मच एंड मच, जितना अधिक से अधिक हो सके यू शुड यूज प्राइमरी रिसोर्सेज बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर रिसर्च मोर एक्यूरेट। सेकेंडरी सोर्सेस आपके जो होते हैं, प्राइमरी गवर्नमेंट डेटा वगैरह हो गए, सेकेंडरी सोर्सेस में आपके वो सारी चीजें आती हैं जो आपको डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से नहीं ले रहे हो, या आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव ना हो करके वो किसी दूसरे तरीके से आपको मिल रहा है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन जिसे आप कह सकते हो। तो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन में आपके क्या हो सकते हैं, जैसे देयर कैन बी बुक्स दैट हैव बीन रिटन बाय पर्सन, मतलब सम पर्सन, ठीक है, और इट कैन इंक्लूड मैनी जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेकेंडरी सोर्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल दीज आर पॉइंटेड आउट ऑल्सो। सो द बायोग्राफीज, अब ऑटोबायोग्राफी होगा अगर वो किसी पर्सनल आदमी की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बायोग्राफी जो होगी वो आपकी प्राइमरी सोर्स में आ जाएगी, किसी ने खुद लिखा हुआ है। बट लेकिन अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी किसी दूसरे आदमी ने लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स दैट इज सेकेंडरी सोर्स। तो बुक्स हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वगैरह हो गए, एडिटोरियल्स हो गई, कमेंट्रीज हो गई, या इंसाइक्लोपीडिया वगैरह पे हम जो चीजें देखते हैं, तो या थीसिस बहुत सारी लिखी होती हैं, तो ऐसी जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ रिसर्च। सो देयर इज डिफरेंस इन प्राइमरी, सब कुछ इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर ओनली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये रिसर्चर ना कलेक्ट करके वो किसी ना किसी के इन्फ्रेंसेस को, किसी ना किसी के एग्जांपल रिसर्च इनको इंक्लूड करता है अपनी रिसर्च में। सो दीज आर सेकेंडरी sources of the research, and as I told you that there are tertiary sources also which are discussed these days, that has been added recently। पहले टर्शियरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी आया है, और अभी टर्शियरी सोर्सेस को भी कुछ कुछ सोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। कभी कभी टर्शियरी और सेकेंडरी को एक ही सेंस में यूज कर लिया जाता है, पर आपको थोड़ा सा मतलब जो है वो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सो टर्शियरी सोर्सेज आर मेनली टेक्स्ट बुक्स, जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह कहीं कहीं पे कोट कर रहे हो, या कुछ और बुक्स आप पढ़ रहे हो, इन सबको कोट कर रहे हो, तो ये सारी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं टर्शियरी में इंक्लूड हो जाती हैं। डिक्शनरीज ये आपकी टर्शियरी में हो जाती हैं। फिर कुछ मैनुअल्स, गाइड बुक्स, डायरेक्टरीज और इंडेक्सेस, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो और आपको इंडेक्स मिल जाता है, किसी और जगह का रेफरेंस मिल जाता है, और आप फिर उस रेफरेंस के आधार पर रिसर्च करते हो और कुछ और नई फाइंडिंग्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, रेफरेंस से फिर आप बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो और बुक्स निकालते हो। तो ऐसे जो होते हैं सोर्सेस, इनको बोला जाता है टर्शियरी सोर्सेस ऑफ द रिसर्च। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में। आपको समझ में आया? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड?
कोई बोल नहीं रहा है क्या कुछ? यस, ओके। सो मनीषा सेड यस। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्कस कर सकते हो आराम से। ओके, नाउ ये तो हमने बात कर ली कि डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब किस किस मेथड से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा। तो जब आप मेथड्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर, देयर आर different methods which are used to collect data to complete research. So generally you collect data through field surveys or field investigations, through questionnaires, through telephonic survey, through observations, through interviews, or through library visit, or through statistical data collection. And here statistical part is very important because it is the most difficult part of the research. You have to, when you have to analyze statistically, you have to use so many calculations, you have to use sometimes softwares जिससे कि आपकी रिसर्च जो है वो बहुत एक्यूरेट रहे. सो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड दिस. व्हाट आर फील्ड सर्वेज? फील्ड सर्वेज मींस, फील्ड सर्वेज का मतलब यह है कि जब आप फील्ड में जाते हो, सपोज जैसे कोई आदमी इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा पे रिसर्च कर रहा है, एंड उसकी ये है कि मतलब जैसे सपोज एक हाइपोथेसिस उसने बनाई कि कनाडा की डेवलपमेंट इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है, इंडियन डायस्पोरा हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कैनेडियन एग्रीकल्चर, ऐसे किसी ने हाइपोथेसिस बनाई। और उसके बाद अब कनाडा में एग्रीकल्चर की उसको स्टडी करनी है इंडियन डायस्पोरा की, तो भाई अगर फील्ड में नहीं जाओगे, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग फील्ड, सो हाउ कैन यू एक्यूरेटली से दैट इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल और नॉट? आप वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ लोगों से, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे बात करोगे, आप वहाँ के जो भी डायस्पोरा में लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनसे बात करोगे, और फिर आप उसके बेसिस पे एक अच्छी रिसर्च कर सकते हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली, आपके अगर कोई कांटेक्ट में है तो उनको क्वेश्चन आयर दे करके, कुछ क्वेश्चंस बना करके, और उसके रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करके भी आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, कई बार फील्ड सर्वेस करते हुए भी क्वेश्चन आयर्स बना करके रिसर्च करा जाता है जब आप इंटर, बट अगर आपको एग्जैक्टली डेटा लेकर के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू मेक क्वेश्चनायर एंड यू हैव टू interview people, meet people, and request them to fill the questionnaire, what they perceive, what they feel, इस तरीके की चीजें करने के लिए। अगर डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो आप टेलीफोनिक सर्वे से भी इंटरव्यू कर सकते हो। जैसे अभी आपको अफगानिस्तान की स्टडी करनी है, तो अभी आप क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन नॉट गिव क्वेश्चनायर एंड आस्क पीपल टू फिल अप दैट क्वेश्चनायर एंड रेस्पॉन्ड. So you will have to conduct a telephonic survey. You will have to interact with the people who are living there. So you will be conducting research like this only. तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट जगहें होती हैं, या स्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है, या बहुत फार अवे लैंड होता है, तो इसके केस में टेलीफोनिक सर्वे का बहुत ही ज्यादा यूज करा जाता है. देन ऑब्जर्वेशंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च. सो इन सोशियोलॉजी, इन हिस्ट्री, और इन सारी चीजों में ज्यादातर आपको, या एग्रीकल्चर में जैसे आप रिसर्च करते हो, तो आपको पार्टिसिपेटरी रिसर्च का यूज आप बहुत करते हो. ऑब्जर्वेशन, सपोज यू आर स्टडी गोइंग टू स्टडी ए ट्राइबल ग्रुप, देयर ट्रेड्स, देयर रिचुअल्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको या तो उन लोगों के साथ मिल करके, पार्टिसिपेट करके रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, पार्टिसिपेटरी रिसर्च जिसको बोलेंगे, या फिर आप नॉन पार्टिसिपेटरी भी हो सकते हैं, बट यू विल हैव टू ऑब्जर्व देयर ट्रेड्स, रिचुअल्स, कल्चर्स एंड ऑल दैट. सो ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च. ठीक है, इससे बहुत सारी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सोशल सिस्टम्स की स्टडी ज्यादातर जब करी जाती है तो ऑब्जर्वेटरी रिसर्च होती है. ठीक है, ओके. तो टेलीफोनिक सर्वे भी हो सकता है, इंटरव्यू का पार्ट है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है, और इट कैन बी डायरेक्ट इंटरव्यू. आप जैसे सपोज आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे रिसर्च करना है आपको, या आपको रिसर्च करना है
सपोज कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी या कैनेडियन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा बहुत सारे ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, या बहुत सारे ऐसे हेड्स वगैरह रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के या प्रोफेसर्स वगैरह जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं, और वो आपको एकदम सही से बताएंगे कि क्या चीजें हैं, कैसी सिचुएशन है, हाउ सिचुएशन इज चेंज एंड व्हाट कैन, इस सारी चीजों के लिए फिर आप इंटरव्यूज डायरेक्टली भी कर सकते हो। फिर आप लाइब्रेरी विजिट करते हो रिसर्च के लिए, मतलब कहीं दूसरी जगह आया, बहुत सारे आपने ऐसे देखा होगा ना, आपने अगर इफ यू विल यू आर हैविंग योर इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स एंड द पर्सन हु इज इन्वॉल्व in research, they go to different libraries to search articles, to search books, to search theses जिन पे पहले से काम हो चुका है और उनका काम है। तो लाइब्रेरी विजिट इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। देन स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन को अभी आगे हम लोग और भी डिटेल में करेंगे। ओके, सो जो डेटा होते हैं ना, डेटा टाइप्स की हम बात करें जब, सो डेटा टाइप्स जो होते हैं, मतलब डेटा कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, तो डेटा आपके हो सकते हैं बेसिकली कैटेगरिकल डेटा जो होता है आपका, आप देखोगे उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कैटेगरिकल का मतलब यह है कि ये किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली जो है वो इंडिकेट करता है। सोशल साइंसेस में इसका बहुत ही यूज होता है। ज्यादातर जो साइंसेस होते हैं उन सब में स्टैटिस्टिकल मेथड का काफी यूज करा जाता है, लेकिन सोशल साइंसेस में इस तरीके के मेथड्स का बहुत यूज करा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल डेटा, जिसमें नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरिकल का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात करता है, जैसे जेंडर हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता है, जैसे जेंडर हो गया, लैंग्वेज हो गया, रेस हो गया, एज हो गया, मेल फीमेल, इंग्लिश हिंदी, ये सारी क्या है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब इससे रिलेटेड डेटा होता है तो वही होता है कैटेगरिकल डेटा। और इसमें फिर है नॉमिनल और ऑर्डिनल। सो नॉमिनल का मतलब कि इसमें क्या है कि वैल्यूज रिप्रेजेंट डिस्क्रीट यूनिट्स एंड आर यूज्ड टू लेवल वेरिएबल्स दैट हैव नो क्वांटिटेटिव वैल्यू। मतलब इसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है, इसमें बस खाली लेबल्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे सीधा सीधा पूछा जाता है ना कि आर यू मैरिड, जब आप यस नो में आंसर देते हो, आपसे सीधा पूछा जाता है आप मैरिड हैं, नहीं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है। तो मतलब इस तरीके की जब चीजें होती हैं ना, तो इनको नॉमिनल में रखा जाता है। ज्यादातर इसमें यस नो में रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए जाते हैं और उसको फिर एनालाइज किया जाता है। इन ऑर्डिनल वैल्यूज रिप्रेजेंट डिस्क्रीट एंड ऑर्डर्ड यूनिट्स। जब डिस्क्रीट और ऑर्डर्ड यूनिट्स पे डेटा कलेक्ट करा जाता है तो इस तरीके से उनको ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है। तो ऑर्डिनल का मतलब एक आप देखोगे ऑर्डर इसमें रहता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो या किसी से भी डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, तो आप ऐसे पूछते, मतलब ऐसे आप स्टार्ट कर, हमेशा रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो या बीच में भी ऐसे पूछ सकते हो ना कि व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, आदमी एक टिक करेगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली। और फिर उसमें ऑप्शन होंगे कि बिलो 10,000, बिलो 50,000, बिलो 80,000, बिलो 1 लाख। तो जब ऐसे ऑर्डर्स में डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल वैल्यूज या ऑर्डिनल डेटा उसको बोला जाता है। तो ये डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बेसिकली सोशल साइंसेस में यूज किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। सो understanding concept of sampling is very important, because if you are sitting for net examination or for PhD examination in any university, I am sure you will find at least 1 or 2 questions which is related with the process of sampling, meaning of sampling, what is population, how sampling is drawn, if sample size means will the data be accurate if the sample size
इज बिग या स्मॉल सैंपल साइज होगी तब डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा। इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सैंपलिंग जो होती है, सबसे पहले उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन या यूनिवर्स जो होता है वो क्या होता है। मतलब कि जैसे सपोज हमको इंडिया के ऊपर जो है वो रिसर्च, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर किसी चीज की रिसर्च करनी है, या मान लो हमको रिसर्च ये करना है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन इंडिया, ऐसे चीजों पे रिसर्च करनी है। या मान लो सपोज जैसे इंडिया के कोई भी चीज, जैसे इंडिया में जैसे इरिगेशन सिस्टम हो गया, कनाल्स हो गई, या बहुत सारी रिवर्स हैं, रिवर को कनेक्ट करा जा रहा है। तो मतलब इन सारी चीजों पे लोगों के क्या व्यूज हैं, क्या कनेक्ट करा जाना चाहिए कि नहीं, फ्लड प्रोन रीजन से ड्रॉट प्रोन रीजन की तरफ पानी भेजना, ये सारी चीजें सही है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई रिसर्च हमको करनी है। तो हम जब पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया के जो लोग होंगे उसको पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोला जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक बहुत ही well specified and identified group to be included in the research, ये जो होगा वो होता है आपका पॉपुलेशन। और जब हम उसी पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं लोगों को, ठीक है, और उस पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन मतलब सॉरी, जैसे जो पूरे हो गया वो क्या हो गया आपका स्पेसिफाइड, आपकी पॉपुलेशन हो गई। अब उसी पॉपुलेशन में से, जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो इंडिया इज सो बिग इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इंटरव्यू और टू कलेक्ट रेस्पॉन्सेस फॉर मीन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पीपल। हर आदमी से रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम जो स्टैटिस्टिकल चीजें कैरी आउट करते हैं उसको बोला जाता है पैरामीटर। मतलब पूरी पॉपुलेशन पे जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा पैरामीटर। ए मेजर बेस्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन इज पैरामीटर। लेकिन जब हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को, सपोज हमें पूरी इंडिया की बात करनी है, हमने कुछ लोगों को ले लिया तमिलनाडु से, कुछ लोगों को केरला से, कुछ लोगों के व्यूज हमने ले लिए आंध्रा से, कुछ लोगों के यूपी से, कुछ लोगों के बिहार से। ठीक है, तो जब हमने रिप्रेजेंट, मतलब ये समझो कि रिप्रेजेंटेटिव कहीं 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 से लेकर के, और उसके बाद उनके व्यूज को हमने कलेक्ट करा और उसके बेसिस पे रिसर्च हमने कैरी आउट करी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके वहां से क्या कर लिया, सैंपल ले लिए। तो यही है सैंपलिंग, मतलब कि आइडेंटिफाई करना और उसके बाद वहां से कुछ लोगों को ले लेना। किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी पूरी पॉपुलेशन से ऑब्जेक्टिव के अनुसार कुछ सैंपल्स उठा लेना, वही होता है कुल मिलाकर के सैंपलिंग। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सपोज जैसे हमको डेटा कलेक्ट करना है कि इस साल बारिश अच्छी हुई और उस अच्छी बारिश का जो क्रॉप है, चाहे वो राइस क्रॉप है, उस पे क्या इम्पैक्ट रहा, इस चीज से रिलेटेड। तो अगर अच्छी बारिश हुई है और हमें क्रॉप, राइस की क्रॉप पे उसका इम्पैक्ट स्टडी करना है, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे जहां जहां की जिन जिन रीजन्स में क्या होता है, राइस होता है। ठीक है, सपोज नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हो गया, ब्रह्मपुत्रा रीजन हो गया, या सदर्न इंडिया हो गया। अलग अलग जगह से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके राइस के सैंपल्स ले लेंगे वहां से, और फिर एनालाइज करेंगे कि हाँ एक्चुअली कैसा हुआ है, मतलब अच्छा प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना रहा है, उसके बेसिस पे करेंगे। तो इस तरीके से जब हम पूरी पॉपुलेशन जो होती है, मतलब उसके इस पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो होती है पैरामीटर। लेकिन हम अगर पूरी पॉपुलेशन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं या कुछ सैंपल्स लेते हैं और उसके बेसिस पे रिसर्च कैरी आउट करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। ए मेजर बेस्ड ऑन सैंपल इज स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एकदम सिंपल सा है कि मतलब अगर पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है तो पैरामीटर, और हमने पूरी पॉपुलेशन में से अलग अलग जगह से सैंपल्स लेकर के और हमने उसके बेसिस पे जो है वो रिसर्च करी और मेथड्स का मतलब यूज करा। तो उन जो भी मैथमेटिकल मेथड्स हम यूज करेंगे या स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे तो वो होगा सैंपल। तो सैंपल का मतलब यही होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स हम लेते हैं। तो ये है सैंपलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, now what are the types of sampling? You will generally see there are different types of sampling which are used to carry out researches. So there are two methods of sampling. आप देख सकते हो यहाँ पर, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई हैं और एकदम सिंपल वर्ड में बताया गया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप वर्ड से ही समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी दैट मींस कि यहाँ पर संभावना ज्यादा है, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। आप देखो जैसे कोई पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, और उसमें से इफ ईच एंड एवरी person or object whatever it is has equal chance of getting selected or to be included in the sample, in the sampling process, that means the method is probability sampling method। ठीक है, मतलब कि जैसे किसी भी, जैसे हमें सपोज किसी यूनिवर्सिटी में, सपोज डीयू के स्टूडेंट्स में हम कोई रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं और उसके बाद जितने भी मान लो 10,000 स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हम सारे रिसर्च, सारे स्टूडेंट्स के ऊपर किसी तरीके का मतलब या उनके व्यूज जानना चाहते हैं किसी चीज के लिए, हम ऐसी रिसर्च कर रहे हैं। तो जब हम उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर करेंगे और सबके पास इतना चांस हो कि सबके व्यूज जो है वो कलेक्ट किए जा सकें और एनालाइज किया जा सकें, या हम सैंपल अगर ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से, सैंपल का मतलब हम बहुत सारे लोगों से, जैसे अलग अलग कोर्सेस हो गए, जैसे मान लो पीएचडी हो गया, एमए हो गया, बीए हो गया, तो हमको क्या है कि हमको जो है वो, तो हम सारे डीयू के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, बट हम 100 सैंपल्स लेंगे, 100 बीए से, 100 फ्रॉम एमए एंड 100 फ्रॉम पीएचडी स्टूडेंट्स, 100 फ्रॉम लॉ, 100 फ्रॉम अदर कोर्सेज विच आर रनिंग प्रोफेशनल कोर्सेज। सो वी हैव टू कलेक्ट सच काइंड ऑफ डेटा। मतलब हमें 8,000 में से कुल मिलाकर के 1,000 लोगों के व्यूज कलेक्ट करने हैं। अब 1,000 लोगों के व्यूज कलेक्ट करने हैं हमको, अगर उसमें से हर आदमी के पास जो भी है उसके पास मतलब इतना वो हो, उसको क्या बोलते हैं कि चांस हो सबके पास सिलेक्शन होने का या सबके व्यूज कलेक्ट करने के, सबके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी हो, मतलब हम उसमें अब कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम सबके नाम की एक चिट अलॉट करके फिर उसमें से रैंडमली 100 लोगों का नाम जो है वो निकाल सकते हैं। तो 100 लोगों का हम जब नाम उसमें से निकालेंगे, चिट पूरे 10,000 लोगों की है, मतलब हर फैकल्टी को डिवाइड करके के स्टूडेंट्स को सबको एक नंबर दे करके या नाम दे करके और उनकी चिट निकाल करके और फिर उसके बाद उन लोगों के रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि सबके पास चांस इक्वल रहेंगे टू बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाएगी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें सबके पास इक्वल चांस नहीं रहेगा। जैसे सपोज हमको बीए के स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कलेक्ट करना है, हम बोलते हैं छोड़ो यार सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को, हम सीधा थर्ड ईयर वालों से ही रेस्पॉन्स कलेक्ट करके और उसी को लिख देंगे। तो थर्ड ईयर इज नॉट एंटायर बीए ना, थर्ड ईयर हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को छोड़ दिया, तो मतलब उनके पास अब चांस ही नहीं है मतलब सेलेक्ट होने का या सैंपल में इंक्लूड होने का, रिसर्च में इंक्लूड होने का। तो ये कैसी सैंपलिंग हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। प्रोबेबिलिटी मतलब ईच एंड एवरी वन हैज, ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल चांस टू बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है। ये रिसर्चर के सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के लोगों पे रिसर्च करना चाहता है। जैसे मान लो हमको रिसर्च करना है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कोई रिसर्च करनी है,
अब इंडस्ट्रियलिस्ट तो हर आदमी नहीं है ना, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ढूंढ ढूंढ करके मिलना पड़ेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट दिस पर्सन इज इंडस्ट्रियलिस्ट। तो क्या होगा, उसमें सबके पास चांस नहीं होता है टू गेट सेलेक्टेड, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड हो जाएगा। सो दीज आर टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, किसी ने कहा हिंदी में समझाइए, चलिए मैं कोशिश करता हूँ पूरा हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश में भी मिक्स करके, वैसे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मिक्स करके ही बताऊं आपको। ओके, अब आप देखते हो यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग जो होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों सैंपलिंग बेसिकली दो तरीके की हो गई, मैंने पहले ही बताया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखिए आप इसकी हिंदी देख लीजिएगा, एक्चुअली इतना हिंदी मुझे भी इसकी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्ट नहीं पता, हिंदी तो सबको आती है लेकिन मतलब वो टर्म्स की जो होती है थोड़ा सा आप उसकी हिंदी देख लीजिएगा, कोई भी बुक आप देखेंगे उसमें ये सारा दिया होगा, ठीक है। तो आप देखोगे जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसमें तीन तरीके की सैंपलिंग है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे दे दिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड है और कौन कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मेथड है। तो आप देखो सैंपलिंग में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में तीन तरीके की सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब यही है कि भैया एकदम आराम से हम कहीं भी किसी भी जगह से डेटा सिंपली निकाल ले रहे हैं, निकाले मतलब जैसे डीयू के लोगों पे हमको रिसर्च करना है, जेएनयू के लोगों पे रिसर्च करना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, ठीक है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई या किसी भी अन्य चीज पर, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, हमने सिंपली वहां से क्या कर लिए, सैंपल्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, एकदम कुछ नहीं, हमने जा करके कुछ लोगों, मतलब सबके पास सिलेक्शन का चांस है, हमने कुछ मेथड्स टेक्निक्स का यूज किया और उनमें से सिंपली हमने रैंडम रैंडम लोगों को उठाया, लेकिन सबके पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की बराबर थी, तो वो हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग को हिंदी में नमूना या प्रतिदर्श बोलते हैं, ठीक है ना। तो सैंपलिंग ये हो गई सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब कि हमने इसमें क्या करा, सैंपलिंग में बहुत सारा स्ट्राटा डिवाइड कर दिया, हमने बहुत सारी क्या करी, परतें डिवाइड कर दी, और उसके बाद हम जो है वो सैंपलिंग कर रहे हैं। परतें का मतलब यह है कि जैसे हमको मान लो कि डीयू के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, ठीक है, कि व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ डीयू स्टूडेंट्स ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हमने क्या करा कि उनको, जैसे मैं पहले ही भी बता चुका हूं, हमने कई सारे क्या करा, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक ग्रेजुएशन ग्रुप, एक पोस्ट ग्रेजुएशन, एक एमफिल पीएचडी ग्रुप, और हमने फिर क्या करा, तीन स्ट्राटा हमारे पास हो गए, तीन लेयर्स हो गई, और फिर हमने 50-50 लोगों को तीनों ग्रुप से निकाल करके उनके व्यूज लेकर के और बता दिया कि ये डीयू के लोगों का व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो गया। सिंपल का मतलब ये जो तीन ग्रुप है, ग्रुप ना बना करके हम रैंडमली सारे लोगों के पास इक्वल चांस है और सबसे रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं, तो ये होगा सिंपल होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब हमने उनमें तीन स्ट्राटा या तीन उनको हमने भागों में विभाजित कर दिया और उसके बाद हम सैंपलिंग जो है वो कर रहे हैं। एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग, दिस इज ए मेथड ऑफ सैंपलिंग विच इज जनरली यूज्ड इन ज्योग्राफिकल रिसर्चेस, ठीक है, ये ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्चेस में यूज किया जाता है। तो जब मैप वगैरह आप देखोगे तैयार करते हुआ मतलब होता है कहीं पर, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वीट प्रोडक्शन हो गया, या कोई और फसल का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीजों में हम जब मैपिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एरिया डिवाइड कर लेते हैं और एरिया के हिसाब से सैंपलिंग करते हैं। तो ऐसे जब सैंपलिंग होती है,
ठीक है, जब एरिया डिवाइड करके नंबर मतलब सैंपल्स इकट्ठा करे जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। इसमें सबके पास ईच एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, चांसेस होते हैं किसमें, सैंपल में इंक्लूड होने के लिए। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब इसमें नहीं है चांसेस। तो इसमें जैसे क्या होता है, अब देखो आप, इसके भी 7 टाइप्स हैं, कहीं कहीं 6 टाइप्स लिख दिया जाता है, कहीं 5 टाइप्स लिख दिया जाता है। ठीक है, मैंने 7 टाइप्स लिखे हैं। ओके, तो इसमें है कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड सैचुरेशन सैंपलिंग और डेंस सैंपलिंग है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो कोटा सैंपलिंग का मतलब ये है कि जैसे किसी भी पॉपुलेशन में से क्या हुआ कि जैसे कोई भी पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन में से हमने क्या करा कि उसको अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा, या कई सारे परतों में या भागों में विभाजित करके, और उसमें से मनमाने ढंग से सैंपल ड्रॉ कर लिए जाते हैं। सो if the samples are drawn arbitrarily from the population which is already divided in नंबर ऑफ स्ट्राटा, तो इस तरीके से जो सैंपलिंग होती है ना, वो क्या होती है आपकी, कोटा सैंपलिंग होती है। तो दोस्तों ये कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। ओके, अगर कभी कभी जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जब अपने पर्पज के अनुसार, पर्पस के मतलब जब पर्पस के अनुसार सैंपलिंग करी जाती है तो वो पर्पोजिव सैंपलिंग होती है। जैसे हमें डॉक्टर्स पे रिसर्च करनी है, व्हाट इज द व्यू पॉइंट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, ऑन कोरोना, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पर्पस के हिसाब से डॉक्टर से जा जा करके मिलेंगे। या सपोज जैसे हमको कोई रिसर्च करनी है कि साइकोलॉजिकल प्रिवलेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन थीव्स, या जो भी जेल में होते हैं कैदी लोग जो होते हैं, उनके ऊपर क्या स्ट्रेस होता है, इन सारी चीजों पे हमको रिसर्च करनी है, साइकोलॉजिकल साइकोसोशियोलॉजिकल टाइप की रिसर्च। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, जब चोरों के ऊपर रिसर्च करोगे तो चोरों से ही जा करके मिलना पड़ेगा, जेल के कैदियों के स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो हमको पर्पस के हिसाब से उनसे जा करके मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पर्पस के हिसाब से जो है वो सैंपलिंग करी जाती है, सैंपल्स उठाए जाते हैं, सबके पास इक्वल चांस नहीं है। अब जाहिर सी बात है ना, पता चला आप रिसर्च कर रहे हो तो आप हर चोर से तो नहीं मिल सकते हो जो कि इंडिया में है। तो आप क्या करोगे, आप जो जेल में रहेंगे या जिनको आप जानते हो कि ये ऐसी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, आप उनसे मिल करके उनके स्ट्रेस को, व्यू पॉइंट्स को जानने की कोशिश करोगे। तो ऐसे सैंपलिंग जब होगा तो क्या होगा, वो दैट इज पर्पोजिव काइंड ऑफ सैंपलिंग। एक्सीडेंटल सैंपलिंग का मतलब क्या है कि इसमें जो भी रिसर्चर होता है वो सैंपलिंग क्या करता है, अपनी सैंपल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ कर लेता है, जो भी उसको सुविधा लगती है, सुविधाजनक चीजें लगती हैं, है ना। जैसे आपको मान लो रिसर्च करनी है कि फर्टाइल लैंड में वीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो आपने क्या किया, जो आपके आसपास का फर्टाइल लैंड है, अगर उसमें से आपने बस जा करके डेटा वोटा कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक्सीडेंटल सैंपलिंग होता है। तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग इस तरीके से ये हो गया, परपोजिव सैंपलिंग हो गया। फिर आपका है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिस्टम बना लिया जाता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे डीयू के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमको उनके ऊपर रिसर्चेस, मतलब इफ समवन एनीवन इज रिसर्चिंग ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ डीयू, और उसने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम सबको तो इतने स्टूडेंट हैं चांस नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारे रोल नंबर निकालेंगे,
जो जिसका रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर है, और उसमें से हम हर 10वें नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 10th नंबर, 10th नंबर, 10th नंबर, 10th नंबर ने एक सिस्टम बना लिया। या एक क्लासरूम, सपोज एक क्लासरूम है, स्टूडेंट्स 12th क्लास के स्टूडेंट पे कहीं पर कोई रिसर्च करी जा रही है, ठीक है, कि बर्डन ऑफ सिलेबस ऑन साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। तो हमने क्या करा, हमने स्कूल को सेलेक्ट करे और उसमें से हमने क्या किया, 12th क्लास के हमने मतलब 12th क्लास के बच्चों पे हमने कहा कि हम हर स्कूल के रैंडमली, मतलब जैसे सबके स्टूडेंट्स के रोल नंबर होंगे, हम 10th जिसका 10, 20, 30, 40 ऐसे रोल नंबर होगा, हम उनको रैंडम उठा करके उनसे सैंपल्स ड्रॉ कर लेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से जब एक सिस्टम बना करके सैंपलिंग करी जाती है तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सैचुरेशन सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग, ऐसे ये सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स है। आई होप आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे बता दिया। आपको थोड़ा सा इनको भी जो है वो लिख करके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इनको भी सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ये सैंपलिंग मेथड्स हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। सो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो जब आप रिसर्च करने जाते हो और उसके बाद रिसर्च करने के बाद फिर जब आप प्रॉब्लम्स रिसर्च करने के बाद नहीं, जब आप रिसर्च के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग रिसर्च जब आप प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आइडेंटिफाई करते हो, जैसे सपोज माइग्रेशन पे मैंने काम कर रहा था या कोई भी काम करता है माइग्रेशन पे, तो वो पहले ये करता है कि जैसे यहाँ से जो लोग माइग्रेंट्स जाते हैं दूसरे एरिया को, सपोज यहाँ से जैसे आप मानो कनाडा को गए इंडियन माइग्रेंट्स और वहां जाकर सेटल्ड हुए, तो कनाडा में जो लोग सेटल्ड हुए हैं उनकी कैसी प्रॉब्लम्स हैं उस पे रिसर्च करना है। प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर माइग्रेशन, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कनाडियंस टुवर्ड्स द इंडियन डायस्पोरा, इन सारी चीजों को हमको रिसर्च करना है। तो हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि मतलब कि देयर आर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच इज फेस्ड बाय इंडियन डायस्पोरा ओवर देयर। तो जब इस तरीके से हमें मिल जाते हैं कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स जिन्हें हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको पता होगा इंडिया इज हाईएस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटांसेस इन द वर्ल्ड। रेमिटांस का मतलब होता है बाहर से आने वाला पैसा भारत में सबसे ज्यादा आता है। विदेशों विदेशों में जो हमारे मतलब माइग्रेंट्स या हमारे दोस्त मित्र रह रहे हैं, है कि रेमिटांसेस इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ द माइग्रेंट्स फैमिली। सपोज ऐसे आप कोई एक हाइपोथेसिस आपने बना दिया या इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ऐसे आपकी एक हाइपोथेसिस बन गई कि बाहर से आने वाले पैसे से या रेमिटांस से जो भी माइग्रेंट है उसकी फैमिली का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है, सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर उठता है। अब ये क्या हो गया, एक ये स्टेटमेंट हो गया, सिंपल सा स्टेटमेंट। इसमें एक वेरिएबल होता है, मतलब हाइपोथेसिस जब आप बनाते हो, सो देयर आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर होते हैं वेरिएबल्स जिनको आप बोलते हो, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। ठीक है ना, तो जैसे पैसा आ रहा है तो एक पैसा हो गया, एक माइग्रेंट की फैमिली हो गई, उनकी फैमिलियल कंडीशन हो गई। तो पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है फैमिलियल कंडीशन, तो ये एक इंडिपेंडेंट हो गया और एक क्या हो गया आपका, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और जब इन्हीं दोनों के बीच का कोरिलेशन देखा जाता है या इम्पैक्ट देखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है, देन दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एकदम सिंपल सा ये सेकंड नंबर पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज ए टेस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको टेस्ट किया जा सके, मतलब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, तो उसी को बोला जाता है हाइपोथेसिस। जैसे मैंने क्या बताया, बाहर से आने वाले पैसे रेमिटांसेस से
माइग्रेंट्स की फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, हमारे पास यहाँ पर दोनों चांसेस हैं, लेकिन हमने एक स्टेटमेंट बना दिया। तो यही जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है ना। सो दिस हाइपोथेसिस should always be very specific, it should always be clear and it should be testable। ये हमेशा टेस्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होती है हाइपोथेसिस। अब मैंने कुछ और मतलब यहाँ पर देर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स विच आर रिटेन रिलेटेड मींस विच आर एग्जांपल्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे एक हाइपोथेसिस ये है, स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट परफॉर्म बेटर ऑन ए मैथ एग्जाम देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। सिंपल सी बात है कि जो ब्रेकफास्ट करते हैं स्टूडेंट वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मैथ में इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अब इसमें ये दोनों की पॉसिबिलिटी है, करते भी हैं या नहीं भी करते हैं। तो यही जो एक आप देखोगे ना, एक ब्रेकफास्ट खाने वाले स्टूडेंट हो गए और एक ब्रेकफास्ट ना खाने वाले स्टूडेंट हो गए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है मैथ एग्जाम से। यहां पर इस तरीके की एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करी गई है। सेकेंड एग्जांपल जो है आपका, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंप्रूव्स द क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब अगर किसी इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है वो हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो एक तो हो गया डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक वेरिएबल ये हो गया, और एक वेरिएबल हो गया क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि ये डेवलप भी कर सकता है डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, और इट कैन बी निगेटिव, नहीं भी कर सकता है। और इसी को जब हम टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली इज देयर एनी रिलेशनशिप विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स और नॉट, तो जब इसकी बात करी जाती है तो यही हमारा हो जाता है हाइपोथेसिस। तो एक सिंपल मतलब टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस, जो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप आराम से याद रखिएगा। एक सिंपल सा मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे जहां अच्छी बारिश होती है वहां अच्छी एग्रीकल्चर होती है। तो एक बारिश हो गया, एक हो गया एग्रीकल्चर। अब अच्छी बारिश होगी तो एग्रीकल्चर अच्छी हो भी सकती है और एग्रीकल्चर अच्छी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सा एक स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं सिंपल सा, वो होता है हाइपोथेसिस। ओके, जब हाइपोथेसिस बन जाती है तो हाइपोथेसिस टेस्ट करी जाती है रिसर्च में, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट जब करी जाती है तो उसके लिए फिर जो होता है, जनरली जब रिसर्चेस कैरी आउट करी जाती हैं तो एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब जैसे हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसी में नल, मतलब उसी को हम एक हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं और एक हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। और ये हमेशा अपोजिंग व्यू पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एक्चुअल टेस्ट बिगिंस बाय considering two hypotheses which are called null hypothesis and alternative hypothesis. These hypotheses contain opposing viewpoints. Now null hypothesis, it is a claim or statement about population parameter that is assumed to be true until it is considered to be false। मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट जो बनाते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, हम पहले उसको ट्रू मान के चलते हैं कि ये एकदम सही है, जब तक कि वो लास्ट में प्रूव नहीं, अगर वो ट्रू हो गया तब तो ठीक है, जब नहीं तो जब तक वो फॉल्स प्रूव नहीं हो जाता है। अगर वो फॉल्स प्रूव मतलब जैसे ट्रू है तो ट्रू तो है ही, लेकिन जब तक हम उसी स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलते हैं, कोई भी हमने बनाया स्टेटमेंट, जैसे हमने अभी मैंने बताया ना कि जहां पर बारिश अच्छी होती है वहां पर फसल हमेशा अच्छी होती है। तो ये क्या हो गया कि हमने मान लिया कि भाई ये सही बात है, ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। अब हमने क्या किया, इसी का एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ऐसा हो सकता है कि जहां बारिश अच्छी होती है वहां फसल अच्छी नहीं होती है। तो ये जस्ट उसके अपोजिंग नेचर का हमने एक स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा फॉर्म कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर इन दोनों
मतलब हाइपोथेसिस को, एक नल हाइपोथेसिस और एक जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्म करी, इन दोनों को बेस बना करके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करी जाती है। रिजल्ट्स, सैंपल्स ड्रॉ करे जाते हैं, सैंपल्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सो सैंपल्स आर ड्रॉन एंड व्हेन द सैंपल्स आर ड्रॉन, then after that the results come out, research is carried on, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट्स के आने के बाद फिर क्या होगा, या तो हमारी हाइपोथेसिस सही होगी, मतलब या तो नल हाइपोथेसिस सही हो जाएगा, सब कुछ नल हाइपोथेसिस सही हो जाएगी, या फिर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिसर्च में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सारे टर्म्स यूज करे जाते हैं और इनका यूज करके रिसर्च कैरी आउट किया जाता है। और हाइपोथेसिस के ये तरीके होते हैं टेस्ट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे एक हाइपोथेसिस यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है अल्टरनेटिव, जैसे ये है नल हाइपोथेसिस इज इंडिकेटेड एट H0, नल का मतलब वही नल एंड वाइड वाला 0, ठीक है। जैसे द ड्रग रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल बाई 25%, एक ये हो गई हमारी नल हाइपोथेसिस की, मतलब एक कोई नई दवा खोजी गई और उसने क्या हुआ कि वो कोलेस्ट्रॉल 25% घटा देता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, ये नल हाइपोथेसिस मान लिया गया। अब जस्ट इसी का अपोजिट स्टेटमेंट, ठीक है, कि द ड्रग डज नॉट रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल बाई 25%, तो ये क्या हो गई, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। अब या तो ये सही होगा और या तो आपका क्या सही होगा, ये सही होगा, ठीक है ना। तो ये नल हाइपोथेसिस आपकी जो है वो जब तक ट्रू नहीं हो, अगर ये मतलब फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, लेकिन ये ओरिजिनल स्टेटमेंट होता है, उसके अल्टरनेटिव में फिर एक हाइपोथेसिस और ड्रॉ करी जाती है। सो दिस इज means methods of hypothesis testing. So to test hypothesis when samples are collected, ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैंने ड्रग्स का एग्जांपल दिया, तो ड्रग्स क्या होते हैं, हमने जैसे बहुत सारे लोगों ने वो ड्रग्स खाया और उनका कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली रिड्यूस हुआ या नहीं रिड्यूस हुआ, तो हमने क्या किया, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए, उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट किए और फिर उसको हम टेस्ट कैरी आउट करते हैं बहुत सारे। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह यूज करे जाते हैं रिसर्च मेथड्स में। और इसमें आप देखोगे कि जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, तो ये सारे बहुत सारे फिर क्या होते हैं, टेस्ट कैरी आउट करे जाते हैं और उसके बेसिस पे फिर फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो फिर रिसर्च कंक्लूजन वही होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो टेस्ट हैं, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि डिसाइड करी जाती हैं कि सैंपल का साइज कितना है, किस तरीके की रिसर्चेज हो रही हैं, उनके बेसिस पे टेस्ट का मतलब चयन किया जाता है। तो ये सारे के सारे मेथड्स कंडक्ट करके फिर रिसर्च कंक्लूजन आता है और फिर अपनी थीसिस वगैरह जो होते हैं रिसर्चर वो लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा, जितना मुझे लगा कि एकदम सिंप्लीफाइड टर्म्स में बताना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको बताया। एंड द क्लासेस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर लाइक नेक्स्ट 3 days, सो यू विल बी गेटिंग मैनी लेक्चर्स, और आपको अलग अलग जो टेस्ट वगैरह, ये टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब के बारे में भी बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग विद मी एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आपकी, ठीक है, फिर आई आई होप यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मे बी हो सकता है तो किसी दिन इंटरेक्ट करेंगे और फिर और भी क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। कृतिका, शुड आई एंड? ओके, थैंक यू गाइस। Thank you so much, Priya. Thank you so much. ठीक, ओके, नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। ठीक है, मैं कृतिका लीव कर रहा हूँ। ओके भैया। APVP JNU यूनिट नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आई एम सेंडिंग हियर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर। फर्स्ट क्लास का लेक्चर मतलब यूट्यूब पर डाल दिया गया है, और आगे का अगर